नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे जो सेल है हमारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने सीट्स हैं और फिर क्या फी स्ट्रक्चर हैं और कब से भरे जाएंगे, ये सारी चीज़ में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, तो देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हमारा है। एंड ये तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले हम लोग जो बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है, वहाँ पोस्ट है आपका ये पहला है आपका सीनियर कंसल्टेंट का, ग्रेड D4 में आता है। ये स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी, जिसमें एक सीट है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। एंड अगला देखते हैं वो कंसल्टेंट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर का है, जो कंसल्टेंट E3 में आते हैं ग्रेड और E2 में। और इसमें देखें तो क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स एंड मेडिसिन ये सारे हैं। एंड तीनों में एक एक सीट है, जिसमें दो है अनरिजर्व के लिए एंड एक EWS के लिए एंड एक PWBD भी है ये। तो आगे देखते हैं, आगे आपका है ये पोस्ट की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स OHS एंड असिस्टेंट मैनेजर, वो भी सेफ्टी के लिए, ये आप ग्रेड E1 में आते हैं। एंड मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसमें 9 सीट हैं कुल, अनरिजर्व के लिए 4, SC के लिए 1, ST के लिए 3 एंड OBC के लिए 3, सॉरी ST के लिए 1, माफ़ कीजिएगा। एंड आपका मेडिकल ऑफिसर्स का बात करें तो इसमें 1 सीट है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। तो अगला बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए, ये आपका 10 सीटें हैं, जिसमें से 4 अनरिजर्व, एक SC के लिए है, एक ST के लिए है, 3 OBC के लिए, एक EWS एंड 1 है PWBD के लिए। ये तो आपका बोकारो का हो गया। अब आगे देखते हैं आपका झारखंड में, झारखंड के देखते हैं। तो झारखंड का आपका ये रहा। तो आपका पोस्ट की बात करें तो कंसल्टेंट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है, जो कंसल्टेंट E3 में आते हैं और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स E2 में आते हैं। इसमें स्पेशलिटी किस चीज़ के लिए है, तो कंसल्टेंट की बात करें तो उसमें है एनेस्थेसिया के लिए है, जो कि 1 सीट है, वो अनरिजर्व्ड। एंड अगला जो बात करते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, जो ग्रेड E2 में आते हैं, उनका है ऑब्स्टेट्रिक्स है एंड गायनेकोलॉजी, 1 सीटें हैं और वो भी अनरिजर्व्ड के लिए। एंड मेडिकल ऑफिसर्स का बात करें OHS का, ये आपका ग्रेड E1 में आते हैं, जिसमें 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए। एंड अगला बात करते हैं पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की बात करते हैं। तो आपका जो बोकारो स्टील प्लांट के लिए है, तो बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का है, बॉयलर, जिसमें 8 सीटें हैं, 3 अनरिजर्व के लिए, एक SC के लिए, 2 ST के लिए, वो एक OBC के लिए, एक EWS एंड PWBD 1 है और ESM के लिए भी 1 है। एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, जिसमें 12 सीटें हैं, 6 अनरिजर्व के लिए, एक SC के लिए, 3 ST के लिए, एक OBC के लिए, एक EWS के लिए एंड ESM भी उसमें उन लोग का भी 1 है। एंड अगर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस का बात करें, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, तो इनका देखते हैं पोस्ट। तो माइनिंग फोरमैन के लिए हैं, जो 3 सीटें हैं, एक अनरिजर्व, 2 ST के लिए हैं। एंड सर्वेयर की बात करें तो 1 सीट है अनरिजर्व का। एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग का बात करें तो 5 सीटें हैं, 4 अनरिजर्व के लिए, 1 ST के लिए है एंड एक बात करें तो ESM का है। एंड अगला बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इसमें 15 सीटें हैं, 6 अनरिजर्व, 1 SC, 5 ST एंड 2 OBC, 1 EWS एंड 2 ESM का है। तो अगला देखते हैं माइनिंग मेट की बात करें तो 3 सीटें हैं, एक अनरिजर्व, एक ST एंड एक OBC का है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा 34 सीटें हैं, इसमें 16 जो कि अनरिजर्व के लिए हैं, 4 SC के लिए हैं, 8 ST के लिए हैं, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 3 है एंड ESM के लिए 5 है। तो ये था कि आपका पोस्ट आपका है, देख लेंगे आप। एंड जो बात करते हैं कि SC ST एंड OBC कैटेगरी के लोग जो हैं, वो भी आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भर सकते हैं, ये अपन देख लेंगे। एंड जो बात करें इसमें क्रीमी लेयर, वो भी हैं OBC कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी कुछ फ़ायदा है। तो आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो बात करते हैं आपका ये कंसल्टेंट का, देखते हैं यहाँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहले बात करते हैं आपका कंसल्टेंट, जो कि बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के लिए है एंड झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए है। तो कंसल्टेंट की बात करें तो इसका एज चाहिए 41 एंड जो आपका क्वालिफिकेशन है वो कि PG डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्य प्राप्त इंस्टीट्यूट से, जो कि MCI NBE एंड NMC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। एंड इसका जो एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपका मेडिकल कॉलेज में PG डिग्री के।
एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए 38 साल 38 ईयर्स। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही सेम है जो आपका कंसल्टेंट का था। एनेस्थेसियोलॉजी विथ 1 ईयर पोस्ट डॉक्टर सर्टिफिकेट कोर्स, ये सब है। एंड एक्सपीरियंस की बात करें सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स का, तो इसका है 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सरकारी हॉस्पिटल या कॉलेज के द्वारा मान्य प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे वहाँ से एक्सपीरियंस लिए हों 1 साल का कम से कम। एंड अगला बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर्स OHS के लिए, तो इसके लिए जो आपका एज होगा वो होगा 34 ईयर्स। एंड जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS डिग्री चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा, वो भी इंडस्ट्रियल हेल्थ में। तो ये आपका ये डिप्लोमा चाहिए इंडस्ट्रियल हेल्थ में होना चाहिए। एंड जो आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसी भी कॉलेज या हॉस्पिटल मान्य प्राप्त से, जो जिसका मान्यता प्राप्त हो उनसे। तो अगला देखते हैं, चलिए। तो अगला है आपका बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो के लिए सॉरी। तो इसमें आपका है, चलिए देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट के लिए है। तो इसमें आपका है सीनियर कंसल्टेंट का, इसका मिनिमम एज चाहिए आपका 44 ईयर्स। एंड जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो MCI NBE या NMC के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी से आपका MCH DM या DNB का ये आपका डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एंड जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका एज है 34 ईयर्स, मिनिमम चाहिए 34 ईयर्स। एंड जो आपका क्वालिफिकेशन है आपका MBBS होना चाहिए किसी भी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर उससे जुड़ा हो। एंड जो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपका, ये थी में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड आगे बात करते हैं तो आपका हो गया ये जो आपका अगला है वो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का, इसमें आपका एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। एंड जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE या BTech होना चाहिए, वो फुल टाइम आपका कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा। एंड अगला है वो है PG डिग्री या डिप्लोमा किसी भी कॉलेज से, वो भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपका PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, 1 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए। एंड जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज मार्क्स है वो 65 मार्क्स हैं अनरिजर्व्ड या जो बात कहें जनरल OBC के लिए। एंड जो अगला है वो SC ST या PWBD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। एंड जो एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का। एंड अगला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इसमें आपका एज चाहिए 30 ईयर्स। एंड इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए तो इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ये किसमें मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल और पावर प्लांट या प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब में होना चाहिए किसी भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा उनमें किए हो। एंड सेकेंड नंबर है जो फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनमें क्वालिफिकेशन परसेंटेज मार्क्स का बात करें तो मिनिमम 50% जनरल अनरिजर्व के लिए। एंड 40% मार्क्स है SC ST PWBD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। तो इतना हो गया। अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की बात कर लें तो 28 ईयर्स चाहिए आपका एज लिमिट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI होना चाहिए, जो आपका ट्रेड हो, बॉयलर हो गए ये सब जो आप मतलब ट्रेड लिए हैं उस ट्रेड में आपका होना चाहिए। एंड सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर का है। एंड अगला बात करते हैं फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस का, तो इसमें देखते हैं 1 मिनट। तो झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए माइंस का बात करें तो इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो इसका लिमिट है 28 ईयर्स। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 साल का फुल डिप्लोमा किसमें इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 3 साल का फुल डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। एंड जो आपका परसेंटेज मार्क्स क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड 40% SC ST PWBD या डिपार्टमेंटल कैडेट के लिए। एंड जो अगला बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए, इसका है 28 ईयर्स एज लिमिट। एंड जो आपका ये आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर का फुल डिप्लोमा माइनिंग होना चाहिए आपका किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। एंड जो क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करते हो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, 40% SC ST PWBD या डिपार्टमेंटल कैडेट के लिए हैं।
एंड जो माइनिंग फोरमैन का बात करें तो इनका भी 28 ईयर्स होना चाहिए और 10th के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। एंड जो 1961 MMR 1961 जो DGMS के अंदर आते हैं, इनके द्वारा आपका सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एंड जो क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 50% चाहिए, हाँ मिनिमम 50% चाहिए एंड 40% मार्क्स SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए हैं। एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का चाहिए आपका एक्सपीरियंस माइनिंग में। एंड सर्वेयर पे चलते हैं, सर्वेयर्स के लिए जो आपका एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। एंड जो आपका ये क्वालिफिकेशन है वो आपका चाहिए 10th के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा इन माइनिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग सर्वे में होना चाहिए, वो भी आपका किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट से। तो एंड जो माइनिंग सर्वे का सर्टिफिकेट है, माइन सर्विस का सर्टिफिकेट जो DGMS के अंदर MMR 1961 जो DGMS के अंदर आते हैं, उनके द्वारा सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए होना चाहिए। एंड जो क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो 50% मार्क्स चाहिए एंड 40% SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल चाहिए आपका सर्वेयर ये फील्ड में, सर्वेयर फील्ड में। एंड माइनिंग मेट का बात करें तो इसके लिए भी आपका एज 28 ईयर्स चाहिए। एंड जो आपका ये जो बोलते हैं आपका जो क्वालिफिकेशन वो चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन के साथ माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, आपका माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट जो MMR 1961 DGMS कर आते हैं। एंड जो एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इस फील्ड में। एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें तो इसके साथ मैट्रिकुलेशन के साथ ITI आपका कोई एक ट्रेड का जिस ट्रेड में आपका होना है वो उस ट्रेड का चाहिए आपका ये सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन डिग्री। तो आप लोग देख लेंगे। एंड चलिए आगे बात करते हैं। इसके लिए आपका ये भी है एज रिलैक्सेशन है। एंड जो आगे बात करते हैं तो है कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। तो बात करते हैं हाइट, पहले बात करते हैं हाइट के लिए। तो जो मेल के लिए हैं उनके लिए उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए इंजीनियर एंड 150 सेंटीमीटर नॉन इंजीनियर के लिए। वही फीमेल की बात करें तो 140 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एंड वेट की बात करें तो मेल का वेट 45 kg होना चाहिए एंड फीमेल का वेट मिनिमम 35 kg। एंड चेस्ट मेजरमेंट का बात करें तो 72 से 75 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और वही फीमेल की बात करें तो 75 से 79 सेंटीमीटर का एक्सपैंड कर सकते हैं। विजुअल्स की बात करें तो आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया सही होना चाहिए। इफ़ एनी यदि किसी तो दोनों में से कोई एक जो है -+4 से अगर बढ़ते हैं घटते हैं या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो वो सब अपने देख लेंगे। एंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। तो ज़्यादा आप सब देख लेंगे क्या क्या है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है आपका इस प्रकार देख सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेड E1 से ग्रेड E4 के लिए है जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो है एप्लीकेशन फ़ी प्लस प्रोसेसिंग फ़ी ओनली फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट। तो 700 रुपये है फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट E1 to E4 के लिए है। एंड जो अगला है वो है प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ SC ST PWBD ये सब के 200 है। एंड फिर पोस्ट ग्रेड S3 के लिए बात करें तो 500 है। जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 500 है। एंड वही बात करते हैं SC ST या PWBD के लिए 150 रुपये है। एंड पोस्ट ग्रेड इन S1 के लिए है, S1 की बात करें तो उनका है 300 रुपये जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए। एंड वही SC ST का बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये है। तो ये आप पेमेंट है जो आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड या फिर ATM डेबिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं। एंड आपका जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है, तो देखेंगे। चलिए हाँ, आपका जो मेडिकल ऑफिसर ग्रेड E1 के लिए है उनका एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 60 मिनट है। एंड जो टेस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है वो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट MBBS के लिए एंड लॉजिकल रीजनिंग। वही बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर्स OHS ग्रेड E1 के लिए, तो उनका भी टाइम 60 मिनट के लिए है। एंड जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो पोस्ट प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट MBBS एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट OHS एंड लॉजिकल रीजनिंग है। एंड जो आपका असिस्टेंट मैनेजर वो सेफ्टी जो ग्रेड E1 में आते हैं उनका जो टाइमिंग है वो 150 मिनट यानी लमसम 2 आवर 30 मिनट्स का है, 2.5 घंटे का। तो इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 पार्ट में होने वाले हैं।
पार्ट ए 75 मिनट्स एंड पार्ट बी 75 मिनट्स। तो पार्ट ए में आपका है जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी। एंड पार्ट बी की बात करते हैं डोमेन नॉलेज, रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच से आपका आने वाले हैं। एंड जो आपका बात करते हैं आगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर S3 एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एंड इलेक्ट्रिकल माइनिंग S3 एंड माइनिंग फोरमैन एंड सर्वे की बात करें तो इनका एग्जाम टाइमिंग 90 मिनट है, लगभग 1.5 घंटे। एंड टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्बल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फिर डोमेन नॉलेज रिलेटेड जो आप ट्रेड से हैं उनसे उससे क्वेश्चन आएंगे। एंड जो बात करते हैं माइनिंग मेट एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर S1 एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 की बात करें तो इनका टाइमिंग है 90 मिनट। एंड जो बात करते हैं ये टेस्ट स्ट्रक्चर की है तो ये है वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डोमेन नॉलेज। एंड ये सब ये हैं तो आप लोग देख लेंगे। एंड बात करते हैं क्वेश्चन है वो आपका बाइलिंगुअल वर्जन में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और ये क्वेश्चन MCQ होने वाले हैं, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। एंड बात करते हैं कि इसका डेट्स मतलब फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो जो आपका ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे आपका 16 अप्रैल 2024 से। एंड जो लास्ट डेट है वो है आपका 7 मई 2024। तो ये रहा आपका जितना अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो भरें और फिर अपना एग्ज़ाम दें। और अभी तो फॉर्म का डेट थोड़ा टाइम है आने में, तो आप लोग से विनती है कि आप लोग देखें समझें और फिर चलिए और फिर अपना लगे रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद। और हाँ एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म की वीडियो भी बनाएं और अपलोड करें तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। चलिए।